चलिए, काम चलाने के लिए तो हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये है विंध्याचल, विंध्य पर्वतमाला या विंध्याचल। विंध्याचल जो है वो भारत को डिवाइड करता है। जो विंध्याचल के ऊपर है वो हुआ नॉर्थ इंडिया और विंध्याचल के दक्षिण में हुआ साउथ इंडिया। यहाँ पे है, ये है सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा। ये जो साइड हुई ये हुई पश्चिमी घाट, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट। दूसरा जो सेक्शन है वो ये जो कटा फटा है ये हुआ पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट। भारत की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है हिमालय का। हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो लगभग 2400 से 2600 किलोमीटर तक फैली हुई है, 6 देशों में फैली हुई है। भारत के उत्तर में है, राइट, उत्तर पूर्व तक। अब इस तरीके की एक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो भारत में जब हम नदियों की बात करते हैं, रिवर्स, तो ये रिवर्स बटी हुई हैं दो सेक्शंस में। एक है हिमालय की नदियां और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीप यानी ये जो क्षेत्र है, प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जमीनी क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। एक तरफ आप देखें तो इधर है अरेबियन सी यानी अरब सागर, दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और तीसरी तरफ है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपको रिवर्स को देखना हो तो मैंने जैसे कहा आपको कि भारत में नदियां दो भागों में बटी हुई हैं, हिमालय की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां। अगर हिमालय की नदियों की बात करें तो यहां पे है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील और उसके आसपास की जो झीलें हैं, चाहे राकशताल या श्योक झील, यहां पे वाटर के बहुत बड़े सोर्स हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ग्लेशियर्स, यानी
हिमानी या हिमटोपी, बर्फ इन मानसरोवर लेक्स और उसके आसपास में जमी हुई होती है। यही जो जमी हुई बर्फ है ये यहां से पिघल करके आगे निकलती है, तो 3 नदी तंत्र बनते हैं। कितने? 3 नदी तंत्र बनते हैं जो आपके काम के हैं, जो कि भारत में अपवाह, खास करके नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तरी भारत में अपवाह को डिफाइन और डिसाइड करते हैं। ये 3 नदी तंत्र हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गैंगीज या गंगा। साधारण रूप में आप ध्यान रखें, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा में इंडस की लंबाई लगभग 2900, ब्रह्मपुत्र की 2904 और गंगा की 2580। कहीं कहीं पे 2525, कहीं पे 2500 भी मिलेगा आपको। वो आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना नुआंस्ड वे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन को समझने की कोशिश करें तो यहां पे मानसरोवर झील से नदी निकलती है सिंधु या इंडस। दूसरी रिवर जो इस क्षेत्र से निकलती है वो है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी रिवर जो इस क्षेत्र से निकलती है वो है गंगा। पर तीनों अलग अलग ओरिजिन हैं। जहां तक ब्रह्मपुत्र की बात है तो ब्रह्मपुत्र निकल रही है श्योक झील से, सिंधु निकल रही है मानसरोवर से। कई बार दूसरे भी नाम पूछे जाते हैं, लेकिन मानसरोवर आपको याद रखना है। गंगा जो कि कैलाश मानसरोवर से निकल रही है। कहां से निकल रही है? कैलाश मानसरोवर से। और इसके लिए जो ओरिजिन पॉइंट बताया जाता है दैट इज गंगोत्री। ओरिजिन पॉइंट क्या बताया जाता है? गंगोत्री। अब ये जिन जगहों से ये रिवर निकल रही है वो लगभग मानसरोवर की लेक वाला हिस्सा है, लेकिन ये जिन क्षेत्रों में बह रही हैं तो सिंधु कहां आ रही है? अरेबियन सी में गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों कहां गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। अब बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये यहां पे बहुत सारे मिट्टी के छोटे छोटे से आइलैंड बनाती है। छोटे मतलब इतने छोटे नहीं, काफी बड़े बड़े। और इनकी एक त्रिकोणीय अवस्था बनती है। इसी त्रिकोण को क्या कहा जाता है? डेल्टा। और ये जो डेल्टा है ये कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये डेल्टा कहां से आता है वर्ड? जब भी कोई त्रिकोण बनता है तो ग्रीक लेटर डेल्टा कहलाता है।
तो क्योंकि जो मिट्टी आ रही है उसको जमा करने के कारण यहाँ पे एक नेचुरल त्रिकोणीय आकृति बनती है, और इस क्षेत्र में जहां भी डेल्टा होगा वहां पे मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी वन ऑफ द मोस्ट एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे मेघना का डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेघना का डेल्टा। क्यों कहा जाता है मेघना का डेल्टा, ध्यान से समझिए। जब ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर से तो ब्रह्मपुत्र को माना जाता है, नाम दिया जाता है यारलुंग जेंदांग। किस जगह पे, तिब्बत में, यारलुंग जेंदांग। थोड़ा सा आगे जाकर के कहलाती है सांगपो, यारलुंग सांगपो। तो थोड़े से आगे जाकर के कहलाती है सांगपो। ये नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, और इसकी यहां पे सहायक नदियां हैं दिहांग और दिबांग। ये अपनी इन्हीं सहायक नदियों के नाम से, दिहांग से या दिबांग के नाम से भी जानी जाती है क्षेत्रीय रूप से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही ये एंटर करती है यहां पे असम में, ये जगह है असम, यहां पे इसका नाम पड़ जाता है लोहित या लोहिता। लोहित शब्द लोहे जैसा दिख रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें तिब्बत के पठार से लाई हुई मिट्टी होती है जिसमें कि खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे काले रंग की वजह से लोहित कह दिया जाता है। आगे असम में यानी पूर्वी असम में इसका यह नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र, जिस नाम से हम फेमसली जानते हैं। यहां पे एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जिसे आप याद रखेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र में है, असम में। जैसे ही ब्रह्मपुत्र एंटर करती है बांग्लादेश में, तो पहले आ रही थी तिब्बत से, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर करती है जहां पे इसे कहा जाता है जमुना। क्या कहा गया, जमुना। नाउ होल्ड द स्टोरी। यहीं पे गंगा जो यहां से निकलती है, इसकी मुख्य नदी कौन सी है, गंगा की मुख्य धारा कौन सी है, अलकनंदा। गंगा की मुख्य धारा है अलकनंदा। गंगा जब शुरुआत होती है तो वहां पे वो मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर जैसी नदियों से मिलती है। यहां 5 प्रयाग बनते हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग जहां पे है वो आपको याद रखना है, आपके लेवल पे इतना काफी रहेगा। देव प्रयाग जहां मिलती है वहां पे है अलकनंदा, और भागीरथी जहां मिलती हैं उसे कहते हैं अलकनंदा प्लस भागीरथी, दोनों मिलती हैं देवप्रयाग। नदी आगे आती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से फिर जाती है बिहार होते हुए
पश्चिम बंगाल में, जहां इसका क्षेत्रीय नाम पड़ता है भागीरथ, और यहीं पे गंगा में से एक अलग धारा निकलती है, हुगली। याद रखिएगा, कौन सी निकलती है? हुगली। हुगली रिवर भारत की सबसे बड़ी उपनदी है। कौन सी नदी है? उपनदी, यानी फिड्यूटरी। और उसके बाद गंगा जो एंटर कर जाती है वेस्ट बंगाल में। जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। वेस्ट बंगाल में इसका नाम हो जाता है पद्मा। हाँ, सॉरी, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। यहां पे ये जमुना से मिल जाती है और कहलाती है मेघना। जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से, ये ब्रह्मपुत्र से मिल गई और यहां पे कहलाई ये मेघना। और इसीलिए सुंदरवन के डेल्टा को मेघना का डेल्टा भी कहते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या मेघना का डेल्टा, इस जगह पर ध्यान से समझिएगा, यहां पे बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यहां पे एक मैंग्रोव पाया जाता है। मैंग्रोव एक प्रकार के वन होते हैं। इनमें मुख्य 3 प्रकार के मैंग्रोव पाए जा सकते, भारत में ज्यादातर पाए जाते हैं। नंबर 1 नारियल के वृक्ष, नंबर 2 केवड़ा के वृक्ष, और नंबर 3 सुंदरी के वृक्ष। यहां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। Then we talk about सिंधु। सिंधु नदी निकल रही है मानसरोवर झील से। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि सिंधु के नीचे कुछ नदियां हैं जैसे चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज, जो सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये टोटल 7 होती थी। एक और नदी होती थी, एक और नदी होती थी जिसका नाम था सरस्वती या सरस्वती, जो अब नहीं है। तो सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज या रावी, सतलुज, व्यास, ये टोटल 6 नदियां हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदी। अगर हम इसमें से सिंधु को छोड़ दें तो बचती कितनी है? 5 नदियां। तो ये जो 5 नदियां हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं पंजाब। क्या कहते हैं? पंजाब। पंजाब का क्षेत्र भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। पंज आब, हाउ इज इट, कैसे होता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब कोई भी नदी जिस जगह से निकलती है उसे बोलते हैं उसका ओरिजिन या स्रोत। नदी जहां पहुंची वो पर्वतीय क्षेत्र होता है। यहां पे छोटी छोटी नदियां एक दूसरे से मिल रही होती हैं। इसके ठीक बाद में आता है भांवर क्षेत्र। भांवर क्षेत्र की बात की जाए तो भांवर 12 से 18 किलोमीटर का, साधारणतः 12 से 18 किलोमीटर का वो क्षेत्र होता है। 12 से 18 किलोमीटर का वो क्षेत्र होता है जहां पे बोल्डर स्टोन्स पाए जाते हैं।
नदी जब बहती है तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को लेकर के चलती है। ये पत्थर घिस करके चिकने हो जाते हैं। ये पत्थर जो हैं ये घिस करके चिकने हो जाते हैं और नदी की तलहटी में यही पत्थर हमें मिलते हैं। जैसे आप अगर ऋषिकेश जाएंगे तो आपको यही पत्थर दिखेंगे गंगा के बेस में। इन्हें बोल्डर स्टोन्स या गुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्डर स्टोन्स या गुटिका। अब ये जो बोल्डर स्टोन्स होते हैं ये नदी की तलहटी में पाए जाते हैं। जो कि नदी आगे बढ़ती है तो कभी कभी यहां पे ये नदी गायब भी हो जाती है इन पत्थरों के नीचे। इस क्षेत्र को कहते हैं भांवर। क्या कहते हैं? भांवर। दूसरा क्षेत्र जो आता है वो होता है तराई का क्षेत्र। वो क्षेत्र जहां पे नदी पर्वत के लास्ट में आती है और मैदान में आने वाली होती है। और इसके बाद का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है खादड़। क्या कहलाता है? खादड़। और आगे कहलाता है बांगड़। ये दोनों मिट्टियां हैं, नई और पुरानी, दोनों ही जलोढ़ मिट्टी होती है। मींस एलुवियल सॉइल है। नई जलोढ़ मिट्टी खादड़ मिट्टी कहलाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगड़ मिट्टी कहलाती है। जहां पे ये दोनों मिट्टियां मिलती हैं ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं दोमट। क्या कहते हैं? दोमट या लोमी सॉइल। दोमट मिट्टी या लोमी सॉइल ये एक ऐसी मिट्टी है जो जिसमें जब सबसे ज्यादा पानी को संग्रहित करने की क्षमता होती है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक, सबसे ज्यादा पानी को कौन सी मिट्टी संग्रहित करती है? दोमट या लोमी। दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा समय तक कौन सी मिट्टी पानी को अपने अंदर संग्रहित रख सकती है? काली। तो जब पूछा जाए टाइम पीरियड तो काली, और जब पूछा जाए अमाउंट ऑफ वाटर तब दोमट। अब आगे देखते हैं। ये नदी आगे बढ़ती है। अब फर्ज करते हैं कि यहां से एक नदी दूसरी नई निकलती है और ये आगे जाकर के इस नदी में मिल जाती है। ध्यान से देखिए, एक नदी दूसरी नदी में मिल रही है, इसे कहेंगे सहायक नदी। इसका अर्थ हुआ ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। और ये जो दो नदियां हैं, आब का मतलब होता है पानी। ये जो दो नदियां हैं इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। ये नदी जिसका ओरिजिन अलग है लेकिन ये जाकर के मुख्य नदी में मिल रही है तो ये कहलाएगी सहायक नदी। आगे ऐसा हो सकता है कि एक जल विभाजक है, मतलब एक ऊंचा क्षेत्र है। नदी हमेशा ऊंचे क्षेत्र से नीचे की ओर बहती है, नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगी। मान लीजिए ऊंचा क्षेत्र हो गया तो यहां नदी कट जाएगी, बट जाएगी। तो जो मुख्य नदी है उससे अलग होने वाली नदी कहलाती है उपनदी यानी फिड्यूटरी। अब अगर मैं इस मुख्य नदी को एग्जाम्पल के रूप में कह दूं गंगा, तो ये है यमुना
और ये है हुगली। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे बड़ी उपनदी हुगली, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। राइट? भारत में टोटल कितनी नदियां हैं? 1667 प्लस नदियां हैं। अगर छोटी नदियों की बात की जाए, जो उपनदी और अन्य छोटी मोटी नदियां आती हैं, तो 13,000 से ज्यादा नदियां हैं भारत के अंदर। पर हम यहां पे बात कर रहे हैं मुख्य 1667 रिवर्स की। अब यह हुआ नदी का बेसिकली जो फॉर्मेट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जब हम भारतीय मैप को देखते हैं तो इस पे मैंने बताया आपको कि ये जो गंगा नदी है, इसमें यहां पे एक नदी निकलती है जो कहलाई हुगली, जो क्या है? उपनदी है। और एक नदी यहां पे मिलती है, दैट इज यमुना। राइट? तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? ये हो गया दोआब का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? दोआब का क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर खेती बहुत ज्यादा होती है। तो गंगा यमुना दोआब कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गंगा यमुना दोआब। हम कहां पे रहते हैं? हम गंगा यमुना दोआब में रहते हैं। ठीक? इधर यमुना है और दूसरी साइड गंगा है। तो गंगा और यमुना के दोआब में रह रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, वापिस आते हैं जहां से हमने कहानी शुरू की थी। भारत में नदियां कितने भाग में हैं? 2 भागों में हैं, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय की नदियां। हिमालय की जो नदियां हैं वो सदा नीरा है, यानी पेरेनियल रिवर्स हैं, इनमें पानी हमेशा रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो मानसूनी या कहें मौसमी नदियां हैं। एक पर्टिकुलर मौसम में जब मानसून होता है तब तो इसमें पानी है, अन्यथा इसमें पानी नहीं है। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो कि अब देखेंगे, तो प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले उन नदियों की बात करते हैं जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। यहां पे है महानदी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वैगई। भारत की सबसे दक्षिण की नदी, यानी भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है? वैगई। भारत की दक्षिणतम नदी वैगई। अब ये जितनी भी नदियां हैं, ध्यान से समझिएगा, जो भी नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं, रुक जाओ, गेट बंद कर दो। ये जितनी भी नदियां हैं जो कि दक्षिण में बह रही हैं, ये सब डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? डेल्टा में कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इसलिए पूर्वी तट पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए खेती अच्छी होती है। राइट? अब यहां पे साधारणतः प्रायद्वीपीय नदियां
पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि प्रायद्वीप का नेचुरल ढाल पूर्व की तरफ है, राइट। लेकिन यहां पे दो नदियां हैं, एक तो है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। लिख लीजिएगा, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, माही, लूनी। नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, लूनी और माही भारत की महत्वपूर्ण पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसमें लूनी नहीं है प्रायद्वीपीय नदी, बेसिकली लूनी राजस्थान में बहती है, लेकिन बाकी सभी प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में ही जानी जाती हैं और ये पश्चिम में बहने वाली हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, क्योंकि माही भी गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। तो जिसको लेके कंट्रोवर्सी होती है कि भाई ये प्रायद्वीपीय नदी है या नहीं। ठीक, अब अगली क्लास के लिए आपको याद करके आने हैं नदियों के किनारे बसे नगर, और फिर हम करेंगे नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी।